हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुछ सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस किए थे कि कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, देखो कुछ बच्चों का मतलब कि डाउट मेरे पास आया, इसलिए मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। जैसे कि वो क्या कर रहे थे कि सिंपल जहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वहाँ पे भी फिर वो क्या कर रहे थे, नोडल एनालिसिस का यूज़ कर रहे थे, या फिर सिंपल सब पे Q1 Q2 Q3 चार्ज मान के लूप में घूम रहे थे और फिर उसके बाद फिर Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पता कर रहे थे। ये बच्चा अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको सीरीज पैरेलल के ऊपर क्वेश्चंस कराए। इसका मतलब कि सीरीज पैरेलल क्वेश्चन अगर नहीं वहां पर अप्लीकेबल हुए, ठीक है, तब मैंने अगला चीज कराया ऐसे क्वेश्चंस में। फिर वो चीज नहीं अप्लीकेबल हुए, फिर मैंने अगला कॉन्सेप्ट बताया इस तरीके से। ठीक है, तो बारी बारी से हमने जब सीरीज पैरेलल देखा, ठीक है, फिर उसके बाद अगर सर्किट का कुछ पार्ट कट करके मिल जाए तो फिर नोडल एनालिसिस का यूज कर रहे थे हम लोग। नोडल एनालिसिस का मतलब जो वीबी को हाईएस्ट मान लेते थे और Q1 Q2 Q3 मान के फिर उसका इक्वेशन लिख के वीबी की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज बताया, फिर सर्किट को रीड्रॉ करना बताया कि कई सारे कनेक्टिंग वायर अगर दिख रहे हैं, लग रहा है कि मतलब कि एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो सकता है, तो वहां पे पोटेंशियल मान के सर्किट को रीड्रॉ कर दीजिए। उसके अलावा सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चन करा दिए, और जहां कुछ भी ना अप्लीकेबल रहे वहां क्या अपने पास लास्ट ऑप्शन है कि भाई आप Q1 Q2 Q3 मानिए और लूप में पूरा घूमिए, इक्वेशन बनाइए और फिर उसके बाद वैल्यू को सॉल्व करिए। ठीक है, लेकिन अगर जहां पे सीरीज पैरेलल है अवेलेबल और वहां पे भी आप Q1 Q2 Q3 मान के इक्वेशन बनाए पड़े हो और फिर आप सॉल्व कर रहे हो, तो बच्चा वहां से भी आपका आंसर आएगा। लेकिन बस दिक्कत ये होगी कि फिर आप क्या कर रहे हो, वो वैसी बात हो गई कि आपके पास साइकिल या बाइक है लेकिन फिर भी आप पैदल चलने जा रहे हो काफी लंबी डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सीरीज पैरेलल मौजूद है, दिख रहा है, तो पहले आप उसको अप्लाई करो। ठीक है, सर्किट को जितना ज्यादा छोटा करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कहीं सीरीज पैरेलल होगा तो इसका जरूर यूज करना, इक्विवेलेंट तक पहुंचना। ठीक, उसके बाद फिर सर्किट को आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज या जो भी आगे चल के लगे वहां उसके बाद लगाना। लेकिन अगर सीरीज पैरेलल दिखाई दे तो उसको तो जरूर यूज करना है आपको। ठीक है, चलो, तो कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं अपने पास, उनको मैं आज कवर कराता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक टाइप का क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। इसका मतलब कि कई सारे कैपेसिटर आपको एक सीक्वेंस में इनफाइनाइट तक मिलेंगे। ठीक है, उसका फिर कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना रहेगा। या देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, देखो ऐसे, जैसे ये कैपेसिटर का सीरीज दिया हुआ है आपको, कैपेसिटर का कनेक्शन। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को बोला जा रहा है। ठीक, एक बार जरा बुकलेट में तो दिया ही हुआ है, अगर आप पढ़ चुके हो इसको तो फिर स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, बाकी जो बच्चे जिनके लिए ये एकदम नया है उनके लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, देखिएगा उसको ध्यान से और उसी को आने वाले आगे वाले प्रॉब्लम से अप्लाई करेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले आप ये मान लो, इसके ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बच्चों वो x के बराबर है। ठीक है, अगर मान लो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने x मान लिया। ठीक, दूसरा ये चीज कि ये जो इंफिनिटी तक कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इनमें आप देखोगे कि ये जो पैटर्न है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये चीज ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और यही रिपीट होते होते कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले कि यहां से अगर एक रिपीटिंग यूनिट को अलग कर लें। एक रिपीटिंग यूनिट को अलग करने का मतलब, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, एक कैपेसिटर के रिपीटिंग यूनिट, मतलब कि यही रिपीट हो रहा था ना, इसको मैंने अलग ले लिया। ठीक, फिर उसके बाद जस्ट यहां से इसको कट किया मैंने यहां से। ठीक है, एक को मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूं और बाकी को अलग ड्रॉ कर रहा हूं, देखो। तो फिर ये जो होगा वो इस तरीके से इंफिनिटी तक फिर पहुंच जाएगा। ये एक मैंने अलग किया है और ये देखो, ऐसे ये चीज फिर
इन्फिनिटी तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक ये गया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए इस सर्किट को। क्या ये सर्किट जो ओरिजिनल अपने पास सर्किट था, ठीक है, ये रिपीटिंग यूनिट वाला मैं हटा रहा हूं जो सर्कल किया था, देखो ये सर्किट और ये सर्किट, क्या इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस है? मतलब कि एक रिपीटिंग यूनिट को अगर मैंने अलग कर दिया तो क्या ये जो बचा हुआ सर्किट है ये कुछ छोटा हुआ क्या? अगर देखें तो छोटा तो हुआ है, एक रिपीटिंग यूनिट अलग हुआ है, लेकिन ये है कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी में से अगर कोई एक टर्म हटा दो आप तो उसकी सेहत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर इस कैपेसिटर के सेट के अक्रॉस आपने कैपेसिटेंस माना हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x के बराबर, ठीक है, तो इसका मतलब इस पूरे के अक्रॉस भी कैपेसिटेंस कितना होगा? x के बराबर। क्लियर है बात? देखो यही एक तरीका ही है इसको सॉल्व करने का। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आप ओरिजिनल भी x मान रहे हो, एक को अलग कर दिए उसको भी x माने, तो सोच के देखो ये सही है मानना, क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर एक लूप को मैं अलग कर दूं, एक रिपीटिंग यूनिट को, तो ये जो बचा हुआ है क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैंने इसके क्रॉस x माना हुआ है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो बच्चा इन दोनों पॉइंट के अबाउट भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x ही होगा। क्लियर है बात? तो देखो, तो फिर इसका यूज करके हम कैसे पता करेंगे कि आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि इस चीज को हम क्या मानते हैं, ये एक यूनिट को अलग कर दिया, और एक यूनिट को अलग करने के बाद इस डायग्राम को हमने एक अलग बना लिया, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये भी हम x के बराबर बोलेंगे। ठीक है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? देखिए ये समझाने वाला काम था, मैंने समझा दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे? लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across A and B is x। ठीक है, इतना मान लिया। अब उसके बाद एक रिपीटिंग यूनिट को अलग ड्रॉ करोगे, तो एक रिपीटिंग यूनिट को बच्चा हमने अलग से ड्रॉ कर लिया, ये चीज। ठीक है, देखो अब उसके बाद एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के, मतलब यहां से मैंने एक रिपीटिंग यूनिट को अलग ले लिया और बाकियों को मैं क्या कर रहा हूं? एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो बाकियों को एज इट इज ड्रॉ कर दिया। आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है चीजों को, और चाहो तो आप इस स्टेटमेंट को लिख लेना कि हम एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के बाकी सबको एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ये बात समझ में आई? ठीक, अब उसके बाद अगर आपने इसके क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x माना हुआ है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि इसके क्रॉस भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाए? x के बराबर हो जाए। क्लियर है बात? अब क्या कर रहा हूं मैं? अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके ड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है, मतलब इस पूरे का इक्विवेलेंट x, ठीक है, उसके बाद x में अगर ये चीज जोड़ दिया जाए तो भी वो कितना बनेगा? x के बराबर। ठीक है, इसी चीज का यूज करने जा रहा हूं मैं। तो देखिए इस चीज को कैसे फिर आगे यूज करते हैं। तो देखो यहां पे इन दोनों का सबसे पहले जो AB को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो AB को ड्रॉ किया तो AB वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर आ गया, ये रिपीटिंग यूनिट था अपना। ठीक, उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन, ये पूरा इनफाइनाइट वाला था, इसकी जगह मैं एकमात्र एक कैपेसिटर कितने का मान लेता हूं? x का। तो एकमात्र कैपेसिटर इसको हमने मान लिया x। ठीक है, तो ये x इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे का जो एक को अलग किया, बचे हुए का x हो गया, ये C है। और AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट बताओ कितना? तो AB के अक्रॉस भी इक्विवेलेंट आपने कितना माना हुआ था? x के बराबर। अब बच्चा इसी इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों का सीरीज, तो इन दोनों का सीरीज, तो अगला आप सर्किट कैसे ड्रॉ करोगे? ये है C कैपेसिटेंस,
ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इनके बीच का इक्विवेलेंट x के बराबर, और उसके अलावा इन दो का सीरीज हो चुका है जिसकी वैल्यू हो जाएगी c इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस एक्स के बराबर। ठीक है, तो इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो दो का पैरेलल है, इसका मतलब c इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस एक्स प्लस सी, दोनों पैरेलल में है ना, ये किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। ये इक्वेशन है अपने पास। बच्चा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जिसको सॉल्व करोगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, देख लेते हैं एक बार कितना आंसर आता है। तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू ये सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। इक्वेशन बचा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, एक बार यहां तक ड्रॉ कर चुके हो तो इसको फिर मैं हटा देता हूं, यहीं पे मैं इसको सॉल्व करके एटलीस्ट आंसर तक पहुंचा देते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी, तो ये हो जाएगा c प्लस माइनस रूट डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना रूट निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। रूट डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करने जा रहा हूं मैं। तो अगर इसका यूज करें तो c प्लस माइनस रूट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू x। अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, या माइनस सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 1 इंटू सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, माइनस 4ac होता है और c वाला जो टर्म है, ठीक है, वो जो है वो नेगेटिव है। ये ए बी सी आखिर में है क्या, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर। ठीक, फिर उसके बाद b की वैल्यू कितनी है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाइड टर्म है उसको b बोलते हैं, इसका मतलब x के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाइड है, माइनस c। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस c, तो यहाँ पे c का काम कौन कर रहा है, माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम उस तरीके से कंपेयर किया, जो नीट वाले बच्चे हैं वो समझ जाए इसको। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 2a, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। अब देखो क्या वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब c प्लस माइनस यहाँ पे ये अंदर हो गया √5, तो ये हो जाएगा √5c डिवाइडेड बाई 2। अब देखो कैपेसिटेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ माइनस वाला साइन नहीं हम लेंगे, हम कौन सा साइन लेने जा रहे हैं, प्लस वाला। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा, c कॉमन ले लिया हमने, मिलेगा 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ये इस पूरे का इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो जरा इसी टेक्निक पे, ये मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ, जल्दी से उठाओ पेन कॉपी और तुरंत लग जाओ काम पे। ठीक है बच्चा, आप हमारे साथ पूरे मेहनत के साथ लगोगे सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम में, काफी इंटरेस्टिंग होता है, हमारे साथ साथ सीखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका टाइम भी बचेगा। अगर आप ये सोचोगे कि पहले हम नोट्स बनाएं फिर उसके बाद क्वेश्चन को बाद में सॉल्व कर लेंगे जो होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो ये गलत है। आप भले आधे घंटे के लिए बैठो, लेकिन आधे घंटे पूरे मेरे साथ सॉल्व करते करते चलो। आप बोर हो जाओ या फिर आपको कोई काम पड़ जाए, आप वीडियो को पॉज कर दो वहीं पे। ये मत सोचो कि पहले हम नोट्स बनाएंगे और होमवर्क जो या क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं उसको हम बाद में कर लेंगे, वो फिर आप अपने साथ धोखेबाजी करोगे। ठीक है, चलो ये मानते हुए अभी तक के मतलब आप स्क्रीन पॉज कर चुके होगे और सॉल्व कर चुके होगे। ठीक, मैं सॉल्व करता हूं, देखिए। तो फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस बार रिपीटिंग यूनिट क्या है बच्चा, तो इस बार जो रिपीटिंग यूनिट है वो ये है। ठीक है, तो ये जो टर्म मिल रहे हैं अपने को, यही रिपीटिंग यूनिट्स हैं। तो एक रिपीटिंग यूनिट को मैं छोड़ देता हूं और बाकी के रिपीटिंग यूनिट को मैं
फिर क्या करता हूं, बाकी को x मान लेता हूं। तो सबसे पहले इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना माना, x के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद एक रिपीटिंग यूनिट को मैं छोड़ रहा हूं, वो रिपीटिंग यूनिट क्या है, ये 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, तो इसको मैंने छोड़ दिया, ये 4 माइक्रोफैराड का हो गया। और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट मैंने मान लिया कि C इक्विवेलेंट जो है वो x के बराबर, ठीक। तो एक को मैंने अलग किया, तो बचा हुआ जितना भी है उन सबके अक्रॉस भी इक्विवेलेंट बताओ बच्चा कितना हो जाएगा। तो ये पूरा भी जो बना है अपना, ये इसके अक्रॉस भी इक्विवेलेंट x के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है। आप जरूरी नहीं है कि इस चीज को ड्रॉ करो, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। मैं बस दोबारा इसको इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि जो बच्चे थोड़ा मोड़ा डाउट होगा उनको, उनकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, वो अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या करना है अपने को, तो अब अपने को क्या करना है, इसका इक्वेशन मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को जो हमने ड्रॉ किया है, ये वाला पूरा चीज, ये जो नीचे, इसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक, इसका इक्विवेलेंट। तो देखो ये था 4 माइक्रोफैराड, फिर उसके बाद 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर, फिर इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कितना हमने माना था, x, और एक को छोड़ के बचे हुए का इक्विवेलेंट कितना, x के बराबर। ये अपना सर्किट है टोटल, ठीक। इसी का इक्विवेलेंट अपने को पता करना, मतलब x की वैल्यू पता करनी है, ठीक। देखो तब अब इनको ज्वाइन किया जाए तो क्या मिलेगा, एक तो 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मिला और ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट मिलेगा अपने को x प्लस सी के बराबर। तो x प्लस सी यहाँ पे कितना, 2, ठीक है। अब ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया, ठीक। अब इनका क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल के x के बराबर ही कर देते हैं। तो कितना होगा, 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू x, ठीक। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे ये चीज हो जाएगा, कुछ देखो गड़बड़ हुआ, 4x एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4x से 4x, देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ गड़बड़ क्या हुआ है यहाँ पे, देखो सबसे पहले इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब C1 इंटू C2, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 4 प्लस एक्स प्लस 2, ठीक। ये बराबर होना चाहिए x के बराबर, मतलब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन x के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 8 और यहां पे डिनोमिनेटर में बचेगा 4 प्लस यहां पे सॉरी x प्लस 6 हो गया, ये टोटल इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो बचेगा कितना बच्चा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसके क्वाड्रेटिक को, जितना आंसर आए वही इसका इक्विवेलेंट है, ठीक। चलो अब ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक। इसमें डिफरेंट क्या है, देखो सारे कैपेसिटर मतलब रिपीटिंग यूनिट्स कैसे दिख रहे हैं, तो ये दिख रहा है अपने को कि ये एक रिपीटिंग यूनिट है C इंटू सी, फिर उसके बाद अगला जो है वो ये है K टाइम्स इंटू सी, फिर अगला जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या हो रहा है कि इसका भी K टाइम्स हो जा रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस टाइप का सर्किट है, इसका अपने को इक्विवेलेंट पता करना है, ठीक। अब यहां पे आपको ये सोचना है कि कैसे इसका डायग्राम लिखा जाए, ठीक है। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, खुद से सोचो एकदम दिमाग लगा के कि कैसे ये हो सकता है, बाकी तो हम हैं ही बताने के लिए।
देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले तो उसके लिए एक एग्जांपल आप लो कि अगर मान लो कि कोई ऐसा सर्किट मैं बनाता हूँ 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, फिर उसके बाद इधर दे दिया 2 माइक्रोफैराड, ठीक, फिर ये 4 माइक्रोफैराड लगा दिया इस टाइप का, ठीक। और ये मान लो, चलो टर्मिनल ही दे देता हूँ ए और ये बी। जरा इसका इक्विवेलेंट बता दो जल्दी से कितना होगा। तो इसका इक्विवेलेंट होगा 6 3 का 2, 2 2 का 4 और 4 4 का सीरीज फिर 2, मतलब सी इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना आया, 2 माइक्रोफैराड के बराबर। क्लियर है। अब उसके बाद सोचो अगर मैं क्या करूं कि सारे कैपेसिटर को, ये ए बी के अक्रॉस जितने भी कैपेसिटर लगे अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक। आपको याद है मैंने ये बताया हुआ था कि 6 3 का कितना होता है, 2, ठीक। फिर उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6। तो इक्विवेलेंट भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 के बराबर। अच्छा, इसी चीज को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो, ठीक, तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता 18 और ये हो जाता 9। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 के बराबर। क्लियर है बात। तो जैसे कि यहां पे आप क्या कर रहे थे कि 2 से मल्टीप्लाई किए तो इक्विवेलेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई किए तो इक्विवेलेंट भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है यहाँ पे। अभी भी अगर आपको स्ट्राइक कर गया मेथड तो तुरंत स्क्रीन को पॉज करो, पिछले वाले क्वेश्चन को जो के से मल्टीप्लाइड वाला है वो सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक। आगे मैं उसी चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब देखो, तो जैसे इसका इक्विवेलेंट बच्चा अभी हमने देखा कि इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो 2 माइक्रोफैराड के बराबर होगा, ठीक। तो 2 माइक्रोफैराड के बराबर होगा। अब आगे चलते हैं। अगर मान लो इस सारे कैपेसिटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड, यहाँ हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, यहाँ 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब जरा इक्विवेलेंट निकालते हैं। देखो 12 और 6 का कितना, 4 सीरीज, और 4 और 4 का पैरेलल 8, और 8 8 का सीरीज 4 माइक्रोफैराड के बराबर, ठीक है। देखो सी इक्विवेलेंट भी क्या कर गया, सी इक्विवेलेंट भी 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं हम लोग। क्या कॉन्सेप्ट है, तो भाई अगर हम क्या करें, इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेता हूं मैं फिर से, ठीक। तो देखो ये पॉइंट ए, फिर एक कैपेसिटर है और फिर एक कैपेसिटर, ठीक है। ये सी है तो ये भी सी हो गया। फिर उसके बाद आगे जो है, आगे की कैपेसिटर के से मल्टीप्लाइड है, ठीक। तो आगे के कैपेसिटर ये के सी है, ये भी के सी है। फिर आगे वाले कैपेसिटर इस रिपीटिंग यूनिट का के टाइम्स है, इसका मतलब ये हो जाएगा के स्क्वायर सी, और ये भी है के स्क्वायर सी के बराबर, ठीक। फिर आगे क्या आएगा, के क्यूब सी। इस तरीके से ये सीरीज जो है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब इसका देखो कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, उससे शायद आप समझ जाओ और फिर तुरंत अपना सॉल्व करना शुरू कर दो। हम क्या करते हैं, अगर इसके क्रॉस, ठीक है, इक्विवेलेंट में x मान लेता हूं, ठीक है, सी इक्विवेलेंट x मान लिया। नीट वाले बच्चों में ये आने का चांस बहुत ही कम है, नीट वाले बच्चे चाहें तो इसको स्किप कर दें, ठीक। बाकी जेई और जेई एडवांस वाले बच्चे इसको देखिए। तो यहां पे क्या है कि अगर ये हम एक यूनिट को मैं ड्रॉ करता हूं, देखो, तो ये एक यूनिट को मैंने ड्रॉ किया, कैपेसिटेंस सी, ये चीज, और ये पॉइंट ए है, ये बी है। इसके क्रॉस मैंने कितना माना हुआ है, इक्विवेलेंट x के बराबर, ठीक। तो बच्चा जी जो बचा हुआ यूनिट आएगा, बचा हुआ जो डायग्राम है, ये पूरा कैसा है, ये KC है, ये भी KC है, और फिर उसके बाद
ये के स्क्वायर सी है, ये के स्क्वायर सी है, ऐसे, और ये इंफिनिटी तक गया हुआ है। ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, अगर ये कैपेसिटेंस, इस पूरे सीरीज के क्रॉस कैपेसिटेंस अगर मैं x मानता हूं, तो क्या ये वाला सर्किट एग्जैक्टली यही सर्किट है, बस अंतर क्या है, सारे कैपेसिटेंस k से मल्टीप्लाइड है। देखो, इसका स्टार्टिंग क्या है, c, और फिर उसके बाद kc, फिर k स्क्वायर से। इसका स्टार्टिंग क्या है, kc, फिर k स्क्वायर c, फिर अगला k क्यूब c आया होता, इस तरीके से। मतलब ये कि आप इसी सीरीज में अगर k से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या यही सीरीज बन जाएगा। ठीक। इसका मतलब अगर इसके क्रॉस आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर x माना हुआ है, तो इसके क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको कितना मानना पड़ेगा, इसके क्रॉस k इंटू एक्स के बराबर, क्योंकि सारे कैपेसिटर किस चीज से मल्टीप्लाइड हैं, k से। क्लियर है बात। तो इस चीज का आपको यूज करना है, मतलब कि इन दोनों सर्किट को कंबाइन करके आप क्या ड्रॉ करोगे, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया B, कैपेसिटर हमने ड्रॉ कर दिया एक एक, जो 1 यूनिट था। अब इस पूरे को मैंने कितना माना हुआ था, x के बराबर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ, जो जिसको मैं हटा रहा हूं पूरा, इसको मैं अभी तक कितना मान रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, जब सेम थे सारे कैपेसिटर x के बराबर, लेकिन यहां पे कितना मानेंगे बच्चा, यहां मानेंगे k इंटू एक्स के बराबर, इस तरीके से। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसा हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितना जैसा लास्ट क्वेश्चन में। ठीक, तो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या है, देखिए k इंटू, यहाँ पे kx इंटू सी का सीरीज है, तो kx इंटू सी का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले टर्मिनल A और B ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फिर एक कैपेसिटर है C, फिर एक कैपेसिटर है C, सॉरी इन दोनों का तो सीरीज ड्रॉ किए हुए थे ना, तो ये आ जाएगा K इंटू सी, K इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइडेड बाय KX प्लस C। ये इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने लिखा, C और KX का। ठीक, अब देखिए आगे, ये था C, अब उसके बाद इन दोनों का पैरेलल, तो KX इंटू सी डिवाइडेड बाई KX प्लस C, ये बराबर किसके होगा, X के, जो A और B के इक्विवेलेंट हमने X माना हुआ था। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कर दोगे तो KX इंटू सी प्लस KX इंटू सी प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू KX स्क्वायर प्लस C इंटू एक्स। ठीक है, ये आएगा। अब इनको ज्वाइन करके सॉल्व कर दो, देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। तो एक बना KX स्क्वायर, फिर इसके बाद ये आएगा 2KXC और वहां पे CX है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस XC माइनस 2KC माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आएगा वही आंसर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि यहाँ पे k मल्टीप्लाइड है, अगर यहाँ पे यही चीज मैंने k की जगह 2 मल्टीप्लाई किया होता तो फिर क्या होता, काफी आसान हो जाता। ठीक है, चलो एक होमवर्क देता हूं आपके लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। होमवर्क क्या है, एक कैपेसिटेंस C है, ठीक है, फिर रिपीटिंग यूनिट जो है ऐसा है, लेकिन कैपेसिटेंस इक्वल नहीं है। इस बार इस वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया ना चीजों को, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। C/2, यहाँ पे C/2, यहाँ पे C/4, ये C/4 होगा। अगला क्या होगा, C/8, फिर C/8। ठीक, तो यहाँ पे क्या मानोगे कि यहाँ पे हिंट दे रहा हूं मैं, इसके क्रॉस अगर x मानते हो तो जो एक यूनिट को छोड़ के बचा हुआ कैपेसिटर का सेट है उसके क्रॉस कितना होगा, x/2 होगा। तो एक बार उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन है
ए और बी के बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस सर्किट का। जरा एक बार खुद से ट्राई करो, सोचो कि क्या यहाँ पे कोई सिमेट्री है, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है, तो बताओ। तो देखो, अगर हम सोचे कि क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो जरा एक बार देखते हैं, ठीक। तो 2/4 का रेशियो है एक तरफ, और एक तरफ है 4/2 का रेशियो, मतलब यहाँ 1/2 है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिख तो रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा मन में ये आ रहा है कि जरा देख लेते हैं मिरर सिमेट्री शायद से हो, फोल्डिंग सिमेट्री तो नहीं है, ठीक है, मिरर सिमेट्री देख लेते हैं। तो अगर यहां से एक मैं मिरर मान लूं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चा कि 2 के सामने क्या है 4 और 4 के सामने है 2, इसका मतलब कि यहाँ पे मिरर सिमेट्री भी नहीं है, ठीक। तो ना मिरर सिमेट्री है, ना व्हीट स्टोन ब्रिज है, ना ही फोल्डिंग सिमेट्री है, तो क्या यहाँ पे कोई भी सिमेट्री है? जरा सोच के बताओ। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो एक चीज दिखाई दे रही है कि बैटरी, अगर मान लो कि इसके क्रॉस हम एक बैटरी को जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके क्रॉस अगर मैं एक बैटरी को जोड़ता हूं, तो फिर बैटरी ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो बैटरी क्या करेगा, इन दो प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के इन दो प्लेट्स पे भेजेगा, ठीक। तो इन दो प्लेट पे बच्चा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन दो प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक। दूसरा ये बात कि अगर मान लीजिए बैटरी यहां से टोटल प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफर किया, प्लस क्यू इधर ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब माइनस क्यू इधर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लस क्यू ट्रांसफर टोटल चार्ज हुआ है और इस पे हम मान लें प्लस माइनस Q1 चार्ज, ठीक है, तो इस पे कितना चार्ज बचा बताओ, तो इस पे चार्ज बचा Q माइनस Q1 के बराबर, इतना तो कंफर्म है। अच्छा, उसके बाद ये चीज दिखाई दे रही है कि जैसा इधर से कैपेसिटर है, ठीक उसका पलट के इधर की तरफ कैपेसिटर है, मतलब कि यहाँ 2 और नीचे 4 है, यहाँ 4 ऊपर और नीचे 2 है। तो सिमेट्री के हिसाब से बच्चा ये चीज हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर प्लस माइनस Q1 आया है, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस माइनस Q1, यहाँ पे Q माइनस Q1 है, तो यहाँ पे चार्ज होगा प्लस माइनस Q माइनस Q1 के बराबर। क्लियर है बात। अब उसके बाद आते हैं कि इस तीसरे वाले कैपेसिटर पे, जो बीच वाला कैपेसिटर है, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों चार्ज मान रहे हैं, इससे फायदा क्या है, ये हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। पहले चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, एक टास्क पूरा कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज Q डैश है अगर, ठीक है, तो Q डैश मान लीजिए, जैसे मान लो नेगेटिव और पॉजिटिव Q डैश के बराबर अगर मान लीजिए हम इस पे चार्ज मान लेते हैं, तो Q डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितनी होगी। तो देखो, इन तीन प्लेट का सम कितना होना चाहिए, 0। तो इन तीन प्लेट का सम अगर बच्चा 0 होना चाहिए, तो देखो हम सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर चार्ज हो गया माइनस Q1, इसके ऊपर चार्ज हो गया प्लस Q माइनस Q1 के बराबर, और इसके ऊपर चार्ज हो गया माइनस Q डैश, और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो Q डैश की वैल्यू पता करनी है अपने को, तो Q डैश की वैल्यू अपने को मिल गई यहाँ पे Q माइनस 2Q1 के बराबर, तो ये Q डैश की वैल्यू आ गई। तो यहां से मैं Q डैश को हटा के लिख देता हूं यहाँ पे Q माइनस 2 टाइम्स Q1 के बराबर, ठीक है। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देख सकते थे कि इसके ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा ये चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो, ये हमने क्यों इस तरीके से क्यों माना हुआ है, अगर मान लो ये बैटरी E वोल्ट की है, तो देखो याद करो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन जब मैंने बताया था, तो जैसे मान लो ये तीन कैपेसिटर है C1, C2 और C3, तो हमने ये बोला था, ये चीज हम सीख चुके थे कि इन तीनों कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज आएगा, तो इक्वल चार्ज आएगा तो प्लस माइनस क्यू और ये प्लस माइनस क्यू हो गया, ठीक है। तो इस बैटरी ने सोचो कितना चार्ज ट्रांसफर किया, कितना चार्ज ट्रांसफर किया, Q के बराबर, 3Q के बराबर नहीं, क्योंकि बैटरी ने क्या किया है, एक ही प्लेट पे चार्ज दिया ना, बाकी चार्जेस जो हैं वो तो इंडक्शन के थ्रू आए हैं, ठीक है। तो देखो यहां से ये Q चार्ज ट्रांसफर हुआ, यहां पे आ गया,
अब यहां पे देखा जाए अगर इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो इक्विवेलेंट में हमने सीखा था कि इक्विवेलेंट अगर C है तो इक्विवेलेंट का मतलब ये कैपेसिटर भी बैटरी से उतना ही चार्ज, मतलब कि अगर बैटरी सेम वोल्टेज की बैटरी इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप कनेक्ट करते हो तो ये बैटरी उतना ही चार्ज ट्रांसफर करे जितना ये 3 के ऊपर ये चार्ज ट्रांसफर कर रही थी। तो कितना चार्ज ट्रांसफर किया? प्लस क्यू के बराबर। इसका मतलब इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर में भी प्लस क्यू के बराबर चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए। और फिर हम बोलते थे कि यहां से C बराबर C इक्विवेलेंट जो लिखा है हमने, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई E के बराबर। क्लियर है बात? अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखो इसी चीज का, अच्छा यही चीज पैरेलल में भी था। पैरेलल में क्या था? पैरेलल में 3 कैपेसिटर इस तरीके से जुड़े हुए थे। जैसे मान लो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और एक C3 हो गया, ठीक है, C1 C2 और C3। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है और फिर उसके बाद इसको मान लो बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो अगर इस पे चार्ज Q1 Q2 Q3 आया है प्लस माइनस में, तो टोटल बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया? Q और Q की वैल्यू होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इतना चार्ज ट्रांसफर किया। ठीक, तो यहां पे भी इक्विवेलेंट कितना लिखा जाएगा? C इक्विवेलेंट Q अपॉन E के बराबर। मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर रहे कि अगर उसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट हो तो वो भी Q चार्ज ट्रांसफर करे और Q की वैल्यू कितना? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। ठीक है, तो बच्चा इसी तरीके का हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, ये कुछ स्टैंडर्ड मेथड होते हैं कैपेसिटेंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जिनको सिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन के हिसाब से सोच के क्या करना है, ये सोचना है कि कौन सा मेथड अप्लाई होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, थोड़ी सी सिमेट्री मौजूद थी, उसका यूज करके हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे थोड़ी सी सिमेट्री थी, उसको यूज करके हम निकाल लिए। अब इसके बाद अपने को चाहिए क्या चीज, जरा बताओ। यहाँ पे टोटल बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया? Q अपॉन E। तो अगर मान लो कि इसका कोई इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट C के बराबर है और बैटरी E है अगर, ठीक, तो अगर हम किसी तरीके से अगर इसके ऊपर प्लस माइनस Q चार्ज आ रहा है तो इस बैटरी ने टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर किया? Q। तो अगर किसी तरीके से Q बाई E की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो क्या यही C इक्विवेलेंट होगा? ठीक, तो यहां पे हमने कितना माना है कि बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया? Q के बराबर। तो इस इक्वेशंस का यूज करके जो हम लूप में घूम के इक्वेशंस लिखेंगे, इनका यूज करके अगर हम Q बाई E कैलकुलेट कर लें तो अपने को C इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा इतनी कहानी हो गई। इसमें एक चीज मैं बताना रह गया कि नीट वाले बच्चे इसमें परेशान ना हो कि ये इतना कठिन है, ये कैसे करें। नीट में कभी ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर आ भी गया क्वेश्चन नीट में तो आप इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे इस टाइप के। या तो आएगा तो वो सिंपल व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, तभी आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आने का मतलब कि है आपको सॉल्व करने में एटलीस्ट 3-4 मिनट तो जाएंगे, बहुत तेज करोगे तो भी। ठीक है, और 3-4 मिनट भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए वहां पे। तो इस क्वेश्चन की बजाय आप दूसरे बाकी के 2-3 क्वेश्चन देख उतने टाइम में कर लोगे। ठीक, तो बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़ना। बाकी सीखने के लिए आप देख सकते हो कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, तो फिर अब अपने को क्या हो गया, चार्ज तो मान लिया हमने सबके ऊपर, सारे कैपेसिटर के ऊपर। अब अपने को किसी तरीके से Q अपॉन E की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, इस पूरे कैलकुलेशन में कितने वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए हैं? एक तो Q, एक Q1 और एक साथ में E। ठीक, तो अपने को 2 का रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब बेसिकली अपने को दो इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन रहेगा तो उसका यूज करके हम Q1 को एलिमिनेट कर लेंगे और Q और E के बीच में रिलेशन पा जाएंगे और वहां पे Q बाई E की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, तो चलो कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। सबसे पहले यहाँ पे A से इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो देखो ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A होगा। ठीक, तो जरा हमारे साथ साथ इक्वेशन लिखिए आप और फिर सॉल्व करिएगा। देखिए, अब A से लिखना शुरू करें इक्वेशन, तो पहले इस लूप में मैं घूम रहा हूं, छोटे वाले लूप में। फिर उसके बाद एक इक्वेशन आ जाएगा Q और Q1 के बीच में। अब फिर अपने को तो Q बाई E का रेशियो निकालना है,
तो एक बार फिर मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले लूप में घूम जाऊंगा ताकि इस बैटरी ई भी इस इक्वेशन में आ जाए। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले पहला इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो बच्चा, VA, फिर उसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो ये हो जाएगा -Q1/2, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो प्लस Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 हो गया, और फिर उसके बाद गए फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तो ये हो जाएगा प्लस Q माइनस Q1/4, Q माइनस Q1/4 इज इक्वल टू VA। ठीक है, तो वापस A पॉइंट पे पहुंच गए। अब यहां से VA से VA कैंसिल हो गया, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स Q1, ठीक, फिर उसके बाद प्लस 2Q माइनस 4Q1 प्लस Q माइनस Q1 इज इक्वल टू 0। अब ऐड करके देखिए कितना आता है, तो ये हो जाएगा -2 -4 और साथ में तो ये हो गया टोटल 3Q इज इक्वल टू 7Q1 के बराबर। ये अपने पास बच्चों पहला इक्वेशन आ गया। ठीक, चलो दूसरा इक्वेशन देखते हैं। तो दूसरे इक्वेशन के लिए इस पूरे बाहर बाहर घूमते हैं। तो VA से लिखना शुरू किया, VA, फिर उसके बाद यहाँ पे -Q1/2, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं इसलिए, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गया बच्चा तो इस वजह से फिर से -Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, फिर उसके बाद यहां पे आ गए, इस वायर से चलते हुए आ रहे हैं तो प्लस E और फिर पहुंच गया वापस VA पे। ठीक, VA को VA खा गया, कितना आ गया देखो, तो फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -2Q1 माइनस Q प्लस Q1 प्लस 4E इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां पे बच्चा आ जाएगा 4E इज इक्वल टू Q और साथ में प्लस Q1 के बराबर। ठीक है, अब Q1 को एलिमिनेट कर देते हैं तो Q1 की वैल्यू 3Q/7 रख देते हैं तो ये हो जाएगा Q प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 7। ठीक, तो ये आ जाएगा 10Q/7, इसका मतलब 4E बराबर 10Q डिवाइडेड बाई 7, और Q/E की वैल्यू अपने को पता करनी थी तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो तो Q/E की वैल्यू आ गई बच्चा यहाँ पे 7/5, नहीं तो 7 इंटू 2 14। ठीक है, तो Q/E की वैल्यू हो गई 14/5 माइक्रो फैराड। ठीक, तो ये Q/E की जो वैल्यू है वो होगी अपने C इक्विवेलेंट की वैल्यू, मतलब कि C इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो 14/5 माइक्रो फैराड के बराबर। ठीक, तो बच्चा अगर कहीं मतलब कि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाए इस टाइप का तो फिर इस तरीके से कर लोगे आप। ठीक है, अदरवाइज एक और तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन उसको मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो तरीका आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। मतलब ये वो तरीका तब भी काम आएगा जब अगर मान लो यहाँ पे ये तो कुछ अल्टरनेट सिमेट्री टाइप की चीज दिख रही है ना, अगर मान लो ऐसा भी सिमेट्री नहीं हुआ, एकदम रैंडम हुआ, सारे कैपेसिटर पांचों कैपेसिटर एकदम रैंडम है, तो फिर आप उस तरीके का यूज करोगे। ठीक है, लेकिन वो चीज हम बाद में सीखेंगे। समझ में आ गया? तो हम अभी तक सारे टाइप के सर्किट सीख चुके हैं, बस एक वही पांचों अगर डिफरेंट हो जाए, कोई सिमेट्री ना रहे तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज बाकी है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक, तो बच्चा ये चीज समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, चलते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन है, ये एक क्यूब है, ठीक है, और उसके सारे साइड्स पे एक कैपेसिटर लगा हुआ और कैपेसिटेंस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कैपेसिटेंस है कैसा बच्चा, C। ठीक, उसके बाद पूछा गया है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस, देखो ये A है, ये B है, C पॉइंट हम कैपेसिटेंस के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको C ना बोल के इसको E बोल देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ पे E कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया पूरा क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट पूछा गया है अलोंग बॉडी डायगोनल A एंड B। बॉडी डायगोनल का मतलब एक कॉर्नर और एक उसके अपोजिट वाला कॉर्नर। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे है तो दूसरा पॉइंट यहां पे। ठीक है,
फिर उसके बाद मतलब कि अगर आप एक डायगोनल डालते हो तो इसके पूरे क्यूब के बीचों बीच होके वो जाएगा, क्यूब के सेंटर से पास करेगा। दूसरा बोला गया है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का मतलब या तो अगर नीचे वाले फेस पे बात करें तो एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट ई हो गया। अगर सामने वाले फेस पे बात करते हैं तो एक पॉइंट यहां पे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी का टर्मिनल यहां पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद साइड एडी, मतलब कि अगर बैटरी को एक यहां कनेक्ट करें और एक यहां कनेक्ट करें तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनके बीच में आपको सोचना है। तो जब ए और बी के क्रॉस करोगे तो ये मतलब डी और ई कनेक्टेड नहीं है बैटरी से, तो डी और ई को एक तरीके से रिमूव कर लोगे, ठीक। फिर जब ए और ई के क्रॉस पता करना रहेगा तो ए और ई के बारे में सोचोगे, डी और बी हटा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन को मैं कंबाइन करके पार्ट वाइज दे रहा हूं, तो इसीलिए सारे टर्मिनल एक ही क्वेश्चन में मैंने शो कर दिए हैं, ठीक। तो बच्चा एक बार डायग्राम को कॉपी कर लो, फिर उसके बाद सिमेट्री का यूज करो। जो हमने ये सिमेट्री बताई थी कि एक के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट एक जैसे थे तो हम क्या कर रहे थे, उनको मिला दे रहे थे। उसी चीज का यूज करना है यहाँ पे, जिसको हमने बाद में फोल्डिंग भी बोला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ डायग्राम 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल है तो फोल्डिंग जैसा कुछ तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ये चीज देख सकते हैं कि ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में कौन कौन से पॉइंट्स एक जैसे हैं, उनको मिला देंगे। या फिर चार्ज मान के भी करने का एक तरीका है, उसको भी मैं बताता हूं, ठीक है। तो एक बार को आप क्या करो, खुद से सिमेट्री का यूज करके कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करो ए और बी के बीच में, ठीक है। और एक बार ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन आपके बुकलेट में भी दिया हुआ है, ठीक, और उसमें भी 1-2 मेथड से दिया हुआ है। मैं भी जितने मेथड होंगे उनको बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मेरे अलावा भी आपको एक दूसरा मेथड आपका खुद का हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चन बस एक ही तरीके से हो सकता है, आप कैसे इसको इमेजिन कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ा सा हिंट देता हूं, हो सके तो कि थोड़ा सा हिंट मिलने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक। देखो, अगर मान लो कि इस बैटरी को मैं क्या करता हूं, कनेक्ट करता हूं एक इस पूरे कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करता हूं मैं किसी एक बैटरी से। पहले तो ये बोला गया है डायगोनल, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग, तो ये हो गया ई, ठीक। अच्छा, उससे पहले ये हटा देता हूं मैं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ये लिख लिया होगा आपने। अपने को बॉडी डायगोनल ए और बी के अक्रॉस निकालना है, मतलब एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक। अब देखो कैसे, इसका मतलब ई को मैं हटा देता हूं अभी के लिए और डी पॉइंट को हटा देता हूं, ठीक। तो अब अपने को क्या करना है, इनके अबाउट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है ए और बी के अबाउट, ठीक है। मैं एक बेसिक तरीका यूज करता हूं। देखो, ये एक मेथड है। मेथड क्या है बच्चा, तो पहले मान लेते हैं कि एक बैटरी को कनेक्ट किया हमने, ई वोल्ट की बैटरी है, जो अभी जस्ट तरीका हमने यूज किया, ठीक है। अगर मान लो इस बैटरी ने टोटल चार्ज क्या किया, क्यू ट्रांसफर किया। अगर क्यू ट्रांसफर कर रहा है चार्ज, तो बताओ ये बैटरी इस टर्मिनल से कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, 3, ठीक है। अच्छा, वो तीनों क्या इक्विवेलेंट हैं, मतलब एग्जैक्टली एक जैसे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इधर से देखो, इधर से भी 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और तीनों एकदम एक जैसे हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये देखो, ये एक कैपेसिटर जो है वो आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और फिर उसके बाद ये जो कैपेसिटर है वो भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये कैपेसिटर है ये भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो सर्किट जो है वो तीनों कैपेसिटर एग्जैक्टली एक जैसे हैं। मतलब कि एक कैपेसिटर, ये जो 3 कैपेसिटर्स हैं, ये एक कैपेसिटर जाके 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये कैपेसिटर जाके 2 पार्ट में, और ये कैपेसिटर जाके 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं कैपेसिटर एकदम इक्विवेलेंट है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तीनों पे चार्ज सेम आएगा, ठीक। तो अगर इस बैटरी ने क्यू चार्ज का ट्रांसफर किया है, ठीक है, या फिर आसानी के लिए हम 3Q मान लेते हैं, तो अगर मान लो इस बैटरी ने 3Q चार्ज का ट्रांसफर किया है, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना, प्लस माइनस क्यू, इस पे चार्ज प्लस माइनस क्यू, और इस पे चार्ज प्लस माइनस क्यू के बराबर, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर हम देखें तो बच्चा ये जो
ये प्लेट है, ये वाला प्लेट, फिर ये वाला प्लेट और ये प्लेट, ठीक। क्या इन 3 प्लेट का चार्ज मिलकर 0 होना चाहिए? ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर माइनस क्यू आ गया और इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों सिमेट्रिक हैं, एकदम एक जैसे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों पे चार्ज इक्वल होगा। तो इन दोनों पे चार्ज इक्वल होगा, एक पे हम पता कर चुके हैं माइनस क्यू, तो इसका मतलब बचे हुए दोनों पे चार्ज कितना होगा, आप बताओ। तो बचे हुए दोनों पे चार्ज होगा यहाँ पे प्लस माइनस क्यू बाई टू, और इस पे भी प्लस माइनस क्यू बाई टू के बराबर। क्लियर है? उसी तरीके से इस वाले प्लेट पे देखो, ये जो 3 प्लेट्स हैं कौन कौन से, एक ये प्लेट हो गया, एक ये प्लेट हो गया और ये प्लेट हो गया। इन तीनों का चार्ज का सम कितना होना चाहिए? 0। साथ में ये चीज दिख रहा है कि इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन ये आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और दोनों जो कैपेसिटर है वो एकदम आइडेंटिकल है, सब कुछ सेम एक जैसा। तो इसका मतलब इस पे अगर माइनस क्यू है तो इस पे होना चाहिए प्लस क्यू बाई टू, इस पे भी प्लस क्यू बाई टू के बराबर, तभी तो इन 3 का चार्ज 0 होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले पे माइनस, इस पे भी माइनस। उसी तरीके से ये कैपेसिटी, ये प्लेट देखो, ये प्लेट जो है वो इन 2 से जुड़ा हुआ है, इससे और इससे, ठीक। तो सेम थ्योरी यहां पे भी लगाते हैं, तो यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पे हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे क्यू बाई टू, यहाँ पे प्लस माइनस क्यू बाई टू के बराबर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब यहां पे थोड़ा सिमेट्री का यूज करोगे, तो आप देखो माइनस क्यू बाई टू और यहां पे आ गया माइनस क्यू बाई टू, इसका मतलब यहां पे कितना होगा? प्लस क्यू, क्यू बाई टू और क्यू बाई टू मिलके प्लस क्यू। या फिर डायरेक्ट भी सोचोगे तो इधर प्लस 3Q बैटरी ने दिया है, तो प्लस 3Q इधर आया, इसका मतलब माइनस 3Q इधर की तरफ गया, तो माइनस 3Q कहां कहां गया होगा? माइनस प्लस क्यू यहां पे आया होगा, माइनस प्लस क्यू यहां पे आया होगा और माइनस प्लस क्यू यहां पे आया होगा, ठीक है। तो चाहो तो आप एक तरफ से सोचना शुरू करो और ऐसे लिख दो, या फिर दोनों पे सोचोगे तो इधर से प्लस 3Q भेजो, इधर माइनस 3Q भेजो और फिर उसके बाद चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक। तो इस तरीके से हमने बच्चा सारे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अच्छा, सोचो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका कितना होगा। अगर हम पीछे की थ्योरी यूज करें तो सी इक्विवेलेंट कितना होता है? बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया डिवाइडेड बाई बैटरी। तो बैटरी ने बच्चा कितना चार्ज ट्रांसफर किया है? 3Q डिवाइडेड बाई ई के बराबर, मतलब ये सी इक्विवेलेंट होगा। कोई कोई बुक में आप देखोगे क्या किया रहेगा, यहाँ पे क्यू चार्ज का ट्रांसफर किया रहेगा। तो अगर बैटरी से बच्चा क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ कितना आएगा? क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री और क्यू बाई थ्री, और जहां पे हम क्यू बाई टू लिए हैं वहां पे वो लिए रहेंगे क्यू बाई सिक्स, क्यू बाई सिक्स। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने 3Q चार्ज लिया हुआ है तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 3Q बाई ई के बराबर। अगर बुक में Q चार्ज किसी जगह लिया होगा तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा Q बाई ई के बराबर। क्लियर है बात? अगर मान लो ये मैंने 6Q माना होता तो यहां पर मैं देता 2Q, 2Q और 2Q, और फिर वो आगे 2 पार्ट में बट रहा है कैपेसिटेंस, तो उस पर आता Q और Q चार्ज, ठीक है। तो उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 6Q बाई ई के बराबर, ठीक। चलो देखो आगे, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3Q बाई ई अपने को सॉल्व करना है, 3Q बाई ई की वैल्यू निकालनी है। पता कैसे चलेगा? तो देखो इस पॉइंट को ए मान लीजिए और यहां से लूप में घूमते हुए किसी भी रास्ते आप चलो, चाहे आप लूप में घूमते हुए इधर से होते हुए आ जाओ, चाहे फिर आप लूप में घूमते हुए बाहर बाहर होके और किसी भी रास्ते आ जाओ बच्चा, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन मैं लिखता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं पूरा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पे देखा जाए, देखो उसी चीज को मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। अब यहां पे मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ठीक। देखिए तो वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को? 3Q बाई ई की वैल्यू निकालनी है। तो ये पॉइंट बच्चा अपना ए था और ये पॉइंट था बी, ठीक। उसके अलावा ये पॉइंट मान लेते हैं, ये शायद दिया हुआ था ई और ये था डी,
ठीक, टर्मिनल नहीं निकालते हैं, बस नाम लिख लेते हैं। तो हम किस लूप को ले रहे हैं? हम लूप को ले रहे हैं ए, बैटरी, बी, फिर ई और फिर डी, फिर ए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम राइटिंग इक्वेशन फॉर पोटेंशियल ड्रॉप फॉर किसके लिए लिख रहे हैं? तो ए बैटरी, फिर उसके बाद बी, फिर ई, डी और ए। ठीक है, तो बैटरी में भी कोई एक पॉइंट मान लेते हैं ताकि लूप पूरा लिखा जा सके। तो यहां पे इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम किस लूप के लिए? तो ए एफ बी ई डी। तो ए फॉर ए एफ बी ई डी और वापस ए। इस लूप के लिए बच्चा मैं पूरा इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। ठीक है, और वहां से 3q/e की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा। देखो, तो फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ए से चलना शुरू करें। किस रास्ते चलना पसंद करोगे, ऐसे या फिर इस रास्ते? तो किधर से भी चलो, बात बराबर है। तो ए से चलना शुरू करते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं। ठीक है, इसी रास्ते चलते हैं, बैटरी के रास्ते। तो बैटरी के रास्ते चलेंगे तो ये होगा VA माइनस ई। माइनस क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद चलते हुए आए यहाँ पे, इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट से इधर आ रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? Q/C से। तो इसका मतलब लिखेंगे प्लस Q/C। फिर उसके बाद ये पार कर लिए, ये आ गए। अब इस वाले कैपेसिटर को जब क्रॉस कर रहे हैं बच्चा, E से D आ रहा है, तो Q/2 का चार्ज है, तो लिखेंगे यहां पे प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई C। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। D से A आ रहे हैं, तो यहां पे प्लस Q/C, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो प्लस Q/C। और फिर उसके बाद बच्चा पहुंच गए हम पॉइंट A पे वापस। ठीक है, तो इज इक्वल टू VA। VA को VA खा गया। अब देखते हैं कितना आ गया। तो ये आ जाएगा Q/C और यहाँ पे Q/2C। तो 2Q/C प्लस Q/2C इज इक्वल टू E। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा 4Q और यहाँ पे 5Q डिवाइडेड बाई 2C इज इक्वल टू E के बराबर। ठीक, अच्छा बच्चा, अपने को पता क्या करना था? C इक्विवेलेंट क्या था? 3Q/E था। ठीक है, तो यहाँ पे Q/E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो Q/E की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2C/5। ये आ गया ना। बट यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो था वो बराबर था 3Q/E। इसका मतलब C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3Q/E। Q/E की वैल्यू पता है अपने को, तो 3 टाइम्स Q/E हो गया 2C/5। ठीक है, तो 2C/5 हो गया। अब ये हो गया टोटल 6C डिवाइडेड बाई 5। तो ये बच्चा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इस क्यूब का अक्रॉस बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये आंसर है इसका। ठीक है, और जरा दूसरा मेथड देखते हैं इसका कि दूसरा मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और इसको नोट कर डालो। देखो, इसका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड पे आते हैं इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हम चार्ज नहीं मानते हैं। ठीक है, ये मेथड आपको इसलिए बताया क्योंकि एग्जैक्टली सेम मेथड और सेम क्वेश्चन दिया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। आप कैपेसिटर एनसीईआरटी में पढ़ोगे, मात्र 2 या 3 पेज में सब कुछ खत्म कर दिया गया है, लेकिन कैपेसिटर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब जाएंगे तो सारे एप्लीकेशन, सारी चीजें फिर से यूज होंगी। तो वहां पे भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, मतलब एक क्यूब बनाया गया है। एग्जाम्पल सॉल्व देखोगे कि क्यूब बनाया गया है और बस कैपेसिटेंस की जगह वहां पे डिफरेंट रेजिस्टर्स दिए हुए हैं और पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो वो जो पीछे मेथड बताया मैंने, एग्जैक्टली उसी मेथड से वहां पे सॉल्व किया गया है।
ठीक है, तो वो मेथड आपको आना चाहिए क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो मेथड अभी आपको बताया, और जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो फिर से वो चीज़ पढ़ लेंगे, तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ठीक, चलो बाकी अगर आपको याद रख सकते हो तो नीट वाले बच्चे इसको डायरेक्ट याद रखते हैं कि कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस इन दोनों के केस में बॉडी डायगोनल के क्रॉस कितना होता है, फेस डायगोनल के क्रॉस कितना होता है और साइड के क्रॉस कितना होता है। नीट वाले बच्चे इसको याद कर ले, अदरवाइज समझ सकते हैं तो 4-5 बार अगर आप सिमेट्री देख लोगे तो एटलीस्ट बॉडी डायगोनल तो एकदम तुरंत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेट होगा। एक चीज देखो, ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बच्चा ए के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम एक जैसे हैं। ठीक है भाई, सिमेट्री के हिसाब से भी हमने देखा था तो इन तीनों पे चार्ज सेम आया था, तो अगर यहां का पोटेंशियल लिखते तो कितना लिखते हैं, VA माइनस क्यू अपॉन सी। यहां का पोटेंशियल VA माइनस क्यू अपॉन सी, यहां का पोटेंशियल VA माइनस क्यू अपॉन सी, मतलब ये तीन पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। उसी तरीके से आप देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये वाले पॉइंट, ये भी क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। क्लियर है बात? ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़े से डार्क कर देता हूं, ये चीज, एक को आप ब्लू पेन से डॉट कर लगा लीजिएगा और एक को आप ब्लैक पेन से डॉट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये छोटे वाले जो मार्क हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं और बड़े वाले मार्क जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, तो अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे और साथ में इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, और इनको मिला के सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। और आप एक चीज ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं इस क्यूब को दो कोने पकड़ के खींचूं बाहर की तरफ तो क्या होगा, खींचोगे तो ये जो तीन टर्मिनल है, तीन जो कैपेसिटर है वो आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे और इधर से जो तीन कैपेसिटर है वो भी ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आपस में एक साथ जुड़ जाएगा, ये तीन पॉइंट आपस में एक साथ जुड़ जाएगा। मतलब सिचुएशन कैसी बनेगी, सिचुएशन इस टाइप का बनेगा, ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया। ठीक, ये तीन जुड़ गए, ये पॉइंट ए है और इधर से ये जो पॉइंट बी था यहां से भी निकल के तीन कैपेसिटर ऐसे जुड़ गए। ठीक है, ये पैरेलल में आ गए। अब उसके बाद सोचो बीच में और कितने कैपेसिटर बचेंगे, तो बचेंगे बच्चा टोटल कितने साइड्स हैं इस क्यूब के, 12। ठीक है, तो इधर तीन हो गए, इधर तीन हो गए, मतलब बीच में जो होंगे वो 6 कैपेसिटर आपको और मिल जाएंगे। या तो इस चीज को ऑब्जर्व करो या फिर जो लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए सबसे सिंपल तरीका मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो अब ए के रिस्पेक्ट में इसको मैं नाम दे देता हूं 1 2 3 4 5 और फिर ये हो गया 6। ठीक है, अब इतने पॉइंट्स मैंने मान लिए, ए और बी के बीच में जो कॉर्नर मिल रहे हैं उसको हमने पॉइंट मान लिया। अब क्या दिख रहा है अपने को, बाय सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं भाई, तो वी कैन से दैट पॉइंट 1 2 3, ठीक है, पॉइंट्स 1 2 3 will be at same potential। ठीक है, और क्या, एंड पॉइंट्स, और कौन कौन से पॉइंट्स, 6 5 और 4। ठीक है, या 4 5 6 will be at same potential। ठीक है, तो ये भी क्या है, सेम पोटेंशियल पे रहेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम सर्किट को रीड्रॉ करने जा रहे हैं। तो सर्किट को रीड्रॉ करेंगे बच्चा, तो इसको एक बार लिख डालो ताकि मैं यहीं पे डायग्राम बना सकूं। ठीक है, अभी स्क्रीन को पॉज कर लो, लिख डालो, और अगर लग रहा है कि अभी भी आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो लग जाओ काम पे और इसका कैपेसिटेंस निकाल के बताओ कि उतना ही आंसर होगा। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। अब इतना लिखने के बाद ये जब समझ में आ गया कि सेम पोटेंशियल पे होंगे तो बच्चा देखो
अब उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो ए पॉइंट जो होगा, पॉइंट ए लिखा मैंने, फिर उसके बाद यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं ऐसे, ये पॉइंट ए लिख दिया। यहां पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। फिर 4 5 6 एक साथ हैं, तो 4 5 6 एक साथ मिल गए। फिर उसके आगे है बी पॉइंट, तो यहां पे हो गया बी पॉइंट, ठीक। मतलब कि मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, या तो ये इमेजिन कर लो, या सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं मैं, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को एक साथ मिला दे रहा हूं। तो देखो ए और 1 के बीच में एक कैपेसिटर, तो ए और 1 के बीच में एक कैपेसिटर हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं तिरछा बना रहा हूं, आप सीधा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और 1 के बीच में एक कैपेसिटर, इसकी कहानी हो गई। ए और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, ए और 2 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, ए और 3 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। तो A2 हो गया, A3 हो गया, ये 3 कैपेसिटर हमने बना लिया। उसी तरीके से B और 4 के बीच में, B और 5 के बीच में, B और 6 के बीच में, तो इन तीनों कैपेसिटर को ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं। तो ये 3 कैपेसिटर इस तरीके से ड्रॉ हो गए, ठीक है, इस तरीके से। अब सोचो, अब कितने बचे, एक तो बचा 3 और 4 के बीच में, 3 और 5 के बीच में, 5 1 के बीच में, फिर उसके बाद 2 6 के बीच में, 1 6 के बीच में, ऐसे टोटल कितने कैपेसिटर बचे, 6 कैपेसिटर। आप करके देखो, सारे कैपेसिटर आपको मिल जाएंगे। तो 6 कैपेसिटर बच्चा टोटल आपके पास इस तरीके से मिल गए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 6 कैपेसिटर बना लिया, ठीक। अब इसका इक्विवेलेंट अपने को बनाना है, तो ये कितना, तो ये हो गया C3C के बराबर, फिर 6C और फिर 3C। अब जरा इनका तीनों का सीरीज निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों का सीरीज निकालोगे तो ये हो गया 3C/2 और 6C, तो टोटल हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो 3C/2, 3C/2 किसका, 3C और 3C का सीरीज, मल्टीप्लाइड बाई 6C डिवाइडेड बाई 3C/2 प्लस 6C, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखिए, तो ये हो गया, ऊपर बचेगा ये 9C डिवाइडेड बाई, ये ऐड होके आ गया 12 15C 9C स्क्वायर, तो 15 और ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये कितना आ गया बच्चा, ये आ गया 6/5, 6C/5, वही आंसर आया, ठीक है। तो एक बार इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं। अब जरा बाकी का, जो बाकी 2 टर्मिनल दिए गए थे, मतलब कि फेस के अलोंग और साथ में, फेस के अलोंग और साथ में जो साइड के अलोंग था, मतलब कि अब बी पे कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, इसको मैं नहीं सॉल्व करने जा रहा, इसको आपको खुद से ही सॉल्व करना है। तो अगर मान लीजिए कि ए और यहां पे कोई पॉइंट ई दिया हुआ था, ए और ई के बीच में अगर देखा जाए, ठीक है, तो एक तो यहां पे आप मिरर सिमेट्री का यूज कर सकते हो। मिरर हम रख लेते हैं इसके अक्रॉस, ठीक है। तो ये बीचों बीच क्यूब को तिरछे एक काटते हुए एक मिरर मान लिया जाए, तो जैसा इधर की तरफ सर्किट है वैसा उधर की तरफ सर्किट है, ठीक है। तो वहां से आप देखोगे तो ये कैपेसिटर हट जाएगा और साथ में ये कैपेसिटर हट जाएगा, सिमेट्री के हिसाब से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा इस कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मिरर ऐसे रखा हुआ है। तो यहां का कैपेसिटर, यहां पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज यहां पे होगा, ठीक है। तो ये तीसरे वाले के लिए कोई चार्ज ही नहीं बचा। एक तो ये सोच लो ऐसे। दूसरा आप क्या सोच सकते हो, अगर मान लो ये मिरर वाला नहीं आपको मतलब स्ट्राइक हुआ, तो फिर आप इसकी जगह मान सकते हैं, आप ये मान सकते हो कि हम क्या करें कि इस पूरे मिरर में, मतलब मिरर को अप्लाई करने के बजाय हम क्या करें, पोटेंशियल असाइन करके देख लें। तो ए के रिस्पेक्ट में 1 वाला पॉइंट और 2 वाला पॉइंट क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा, ठीक। उसके अलावा 3 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 5 और 4 सेम पोटेंशियल पे होगा,
ठीक है। तो क्या करो, 4 और 5 को एक साथ मिला देना और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 और 2 को एक साथ मिला देना, ठीक है। और जब मिला के आप सर्किट को रीड्रॉ करोगे तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा और ये बीच वाले कैपेसिटर जो है वो कट के हट जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा। फिर जब साइड वाले के बीच में आओगे, साइड के लिए, तो वहां पे भी देखना कि क्या सिमेट्री आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके सोचने के लिए है, ट्राई करिएगा।